हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एलॉय स्टील। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलॉय स्टील क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टील्स कितने तरह के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लो कार्बन स्टील किसे कहते हैं, मीडियम कार्बन स्टील किसे कहते हैं और हाई कार्बन स्टील किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक स्टील को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ प्लेन स्टील भी, ओके, एंड एज अ एलॉय स्टील भी। एलॉय स्टील और प्लेन स्टील में क्या अंतर था? तो प्लेन स्टील था वैसा स्टील जिसमें आयरन का प्रेजेंस हो और साथ में हमारा कार्बन का प्रेजेंस हो। उसके अलावा जो अदर नन मेटल्स हैं या अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सल्फर, मैग्नीज, क्रोमियम, फास्फोरस या अदर जो भी एलिमेंट्स है, स्मॉल मैग्नीट्यूड में है, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है, तो वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि प्लेन स्टील में हमारा आयरन और कार्बन दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है हाई अमाउंट में। पर एलॉय स्टील में ऐसा नहीं है। एलॉय स्टील वैसा स्टील है जिसमें आयरन और कार्बन तो रहेंगे ही, क्योंकि वो स्टील है। स्टील है मतलब प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, ये एक फेरस मटेरियल है। तो आयरन और कार्बन के साथ साथ अदर एलिमेंट्स स्टील में अगर प्रेजेंट हो, जैसे कि मैग्नीज, सिलिकॉन, कॉपर, क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, वेनेडियम, इस तरह के अदर एलिमेंट्स अगर हमारे स्टील में प्रेजेंट है other than carbon and iron, these elements are present, तब हम उसे बोलेंगे एलॉय स्टील। और इसका प्रेजेंस जो है एक सफिशियंट अमाउंट में होगा, इसका क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल नहीं होगा जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका क्वांटिटी एक सबसे एडेक्वेट क्वांटिटी होगा। ठीक है, एडेक्वेट क्वांटिटी होगा ताकि उसको हम नेग्लेक्ट ना कर सके। यानी ये 1%, 1.5%, 2%, 10%, 12%, इस तरह के क्वांटिटीज में, इस तरह के अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो एलॉय स्टील हम समझ लें। इस एलॉय स्टील का एग्जांपल्स है स्टेनलेस स्टील। आप लोग घर में अपना यूज करते हुए देखे होंगे। जो हमारा यूटेंसिल्स यूज होता है जो हमारे घर में, वो किस चीज का बना होता है? स्टेनलेस स्टील का। एक दूसरा एग्जांपल है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील वैसा स्टील है जो हम टूल्स बनाने के काम में आते हैं। हाई स्पीड इसका किस लिए नाम पड़ा है? क्योंकि जब हम ये टूल से मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, तो ये काफी हाई स्पीड में मशीनिंग प्रोसेस इस टूल से करते हैं, इसीलिए उस तरह के स्टील को नाम दे दिया गया है हाई स्पीड स्टील। तो अलॉय स्टील एक ऐसा स्टील है जिसमें आयरन के साथ साथ कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन के अलावा भी अदर एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीज, सिलिकॉन, कॉपर, क्रोमियम, ये सारे भी कुछ एक डिफिनिट अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अलॉय स्टील में। इसीलिए ये अलॉय स्टील कहलाएगा, ना कि प्लेन स्टील कहलाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। टूल स्टील किसे कहते हैं? टूल स्टील क्या है अभी हमने बताया। टूल स्टील एक एग्जांपल है हमारा एलॉय स्टील का। ठीक है, तो टूल स्टील को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टूल स्टील का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें पहले, तो टूल स्टील जो है हमारा क्लासिफाई किया जा सकता है वर्किंग प्रोसेस के हिसाब से। जैसे कोल्ड वर्क, अगर टूल स्टील का क्लासिफिकेशन देखें तो होता है कोल्ड वर्क टूल स्टील, एक होता है हॉट वर्क टूल स्टील, जिसे एच सीरीज भी बोलते हैं। तो यानी कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस लगा के उस टूल टूल को बना रहे हैं, या हॉट वर्किंग प्रोसेस लगा के उस टूल को बना रहे हैं, इससे हमारा डिफरेंट डिफरेंट टूल स्टील का कैटेगरी आ जाता है। ठीक है, अगर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस लगा के, जैसे कल मैंने बताया था कि कोल्ड वर्किंग क्या है, किया बिना उसे हीट दिए, बिना उसे गर्म किए, हम अगर उसे बीट कर रहे हैं हैमर से, उसमें डिफॉर्मेशन ला रहे हैं उस तरह के स्टील में, तो वो हुआ कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग क्या है? उसी मटेरियल को, उसी हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको, या जो स्पेसिमेन है उसको अगर हीट दे रहे हैं, पहले गर्म कर रहे हैं, उसके बाद
हम उसको फोर्स उस पर दे रहे हैं या हैमरिंग कर रहे हैं, उसका उस पर लोड दे रहे हैं या उसको डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, उस तरह का वर्क प्रोसेस को बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हॉट वर्किंग प्रोसेस। ओके, तो टूल स्टील का भी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से वो रेडी हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, या हॉट वर्किंग प्रोसेस से रेडी हुआ है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। थर्ड है हमारा हाई स्पीड टूल स्टील। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था हाई स्पीड, ये भी एक टूल स्टील का ही कैटेगरी है। इसमें क्या है, वैसा टूल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मशीनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, और उस पे जो मशीनिंग होता है वो काफी हाई स्पीड में मशीनिंग किया जाता है, वैसे इस टूल को हम लोग बोलते हैं हाई स्पीड टूल स्टील। फोर्थ वन है हमारा टूल स्टील का कैटेगरी स्पेशल पर्पस टूल स्टील। मीन्स वैसा टूल जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया हो, कुछ उसका जैसे ड्रिलिंग करना ही काम हो, ठीक है, फिर ब्रोचिंग करना ही काम हो, तो उस तरह के टूल, ठीक है, जहाँ पे हमारा स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या स्पेशल मशीनिंग के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया हो टूल को, उसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस टूल स्टील। ठीक है, तो मटेरियल का इसमें क्लासिफिकेशन, यानी कि टूल स्टील एक तरह का मटेरियल है, तो उस स्टील का क्लासिफिकेशन एक तरह से कौन सा उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा रहे हैं, मशीनिंग प्रोसेस लगा रहे हैं, कितने स्पीड से वो टूल जो है काम कर रहा है, ये सब पे बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो कोल्ड वर्क टूल स्टील को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वाटर हार्डनिंग यानी डब्ल्यू सीरीज टूल में, ऑयल हार्डनिंग, एयर हार्डनिंग, हाई कार्बन, हाई क्रोमियम डी सीरीज। ओके, सो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं टूल स्टील को। अब वाटर हार्डनिंग क्या है, अगर मान लीजिए कि वो टूल स्टील है हमारा, उसको उसे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा रहे हैं उसमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको अगर हीट दे रहे हैं या फिर उसको ठंडा हीट दे रहे हैं, हीट हल्का सा अगर दे रहे हैं या कोई प्रोसेस लगा रहे हैं, तो उसको ठंडा होने के लिए कौन सा मीडियम का यूज कर रहे हैं, उसको वापस ठंडा करने के लिए वाटर का यूज कर रहे हैं, ऑयल का यूज कर रहे हैं, या एयर में उसको ठंडा होने दे रहे हैं। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी टूल स्टील का हमें मिलता है। अगर वाटर में हम उस टूल को अगर ठंडा किए हैं या कूल डाउन किए हैं तो वाटर हार्डनिंग, या फिर वाटर के हेल्प से उससे हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या है, उसमें अचानक से ठंडा करने पे थोड़ा सा हार्डनेस आ जाएगा, ठीक है, दैट इज हार्डनिंग प्रोसेस। तो ऑयल हार्डनिंग क्या है, अगर हम ऑयल में ठंडा करेंगे तो उसमें अलग लेवल का यानी अलग मैग्नीट्यूड का हार्डनिंग आएगा, एयर में ठंडा करेंगे तो अलग लेवल का अलग मैग्नीट्यूड का हार्डनिंग आएगा, वाटर में करेंगे तो सबसे ज्यादा हार्डनिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोल्ड वर्क टूल स्टील को भी डिवाइड करते हैं। फोर्थ वन है हाई कार्बन हाई क्रोमियम। इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें हाई कार्बन परसेंटेज रहेगा और हाई क्रोमियम परसेंटेज रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर ये टूल का ही कोल्ड वर्क टूल का ही स्टील का कैटेगरी है, जिसमें हाई क्रोमियम का हम एज ए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यूज करेंगे तो वो डी सीरीज का हमें टूल स्टील मिल जाएगा। ठीक है, ये सब नोमेनक्लेचर है, ठीक है, एक तरह से नोमेनक्लेचर है, वो उसके मशीनिंग प्रोसेस पे, उसके स्पीड पे, या कैसे उसको हार्ड कर रहे हैं, किस मीडियम में हार्ड कर रहे हैं, इस हिसाब से क्लासिफिकेशन टूल का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को हम लोग समझ लेते हैं। हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है स्टेनलेस स्टील का, ये हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, एंड हेंस दे डू नॉट कोरोड इन मोस्ट ऑफ द यूजुअल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हेंस कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। इसीलिए हम लोग इसको जनरली एज अ टूल यूज करते हैं, घर में यूटेंसिल्स के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम कोरोड होता है। अगर रिएक्टिव कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोरोजन इसमें लगेगा नहीं जल्दी, स्टेनलेस स्टील में किसी तरह का हार्मफुल लेयर्स उस पर फॉर्म नहीं होते हैं। जब वो रिएक्ट अगर ऑक्सीजन से थोड़ा बहुत करता भी है तो बहुत ही जो लेयर्स उस पर फॉर्म होते हैं वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग उसको एज अ यूटेंसिल्स भी यूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है कि कोरोजन नहीं लगता है, जंग नहीं लगेगी इसमें, है ना, डिग्रेडेशन मटेरियल का बहुत कम होता है किसी तरह के इन्वायरमेंट में। डू नॉट कोरोड इन द मोस्ट ऑफ द यूजुअल इन्वायरमेंट, है ना, बहुत जो हम जनरली जो डे टू डे लाइफ में जो इन्वायरमेंट हमारा होता है उसमें ये
बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रहता है, इस मटेरियल में कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है स्टेनलेस स्टील। सेकंड प्रॉपर्टी है एग्जिबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरोजन रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेरी थिन लेयर हाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड। सो ये जो प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरोजन रेजिस्टेंस है, ये क्यों है? क्योंकि एक लेयर फॉर्म हो जाता है वेरी थिन, बहुत पतला एक लेयर फॉर्म हो जाता है हाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड का सरफेस पे, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के सरफेस पे जब ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है तो ये हाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड का एक थिन लेयर फॉर्म हो जाता है उस सरफेस पे, इसी के वजह से वो प्रोटेक्ट करता है फर्दर कोरोजन को अवॉइड करने में, ठीक है, फर्दर रिएक्शन को वो होने नहीं देता है, वो लेयर से एक तरह से ब्लैंकेट बन जाता है, बहुत ही थिन लेयर, पतला लेयर होता है, ठीक है। आपने कभी देखा भी होगा, आप अगर बर्तन वगैरह को आपने किचन में बहुत दिन तक यूज ना किया हो, छोड़ दिया हो, तो देखेंगे व्हाइट कलर का एक पतला सा उस पे लेयर जैसा एक दिखता है ना, तो वो फॉर्म हो जाता है, वो क्या होता है हाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड, वो व्हाइट लेयर क्या है हाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड, जिसके कारण क्या है कि फर्दर कोरोजन उसका रुक जाता है, वो एक लेयर बना लेता है उस यूटेंसिल्स के ऊपर, स्टेनलेस स्टील मटेरियल के ऊपर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द एलॉय वेरीज फ्रॉम एलॉय टू एलॉय, ऑब्वियस सी बात है कंपोजिशन वेरी करता है, क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील या कोई भी स्टील है वो रेंज में, ठीक है, स्टील का मतलब ये नहीं है कि इसमें कार्बन परसेंटेज एग्जैक्टली जो है 1.2 है या कार्बन परसेंटेज एग्जैक्टली 1 है या इतना, कार्बन परसेंटेज एक रेंज में लाई करता है ना, तो उसी तरह से उस रेंज में अगर कार्बन का परसेंटेज घटता है या बढ़ता है तो उस हिसाब से कंपोजिशन चेंज के हिसाब से इसके प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे। कंपोजिशन ऑफ एलॉय वेरी फ्रॉम एलॉय टू एलॉय विथ ट्रीटमेंट ऑफ एलॉय सच एज रोलिंग, फिर उस पर हम कौन सा प्रोसेस लगा रहे हैं, रोलिंग से उस मटेरियल को तैयार कर रहे हैं, उस स्टील को बना रहे हैं, पिकलिंग मटेरियल से कर रहे हैं, हीटिंग करके कर रहे हैं, दस कोरोजन रेजिस्टेंस ऑल्सो वेरीज। सो ये सारे फैक्टर्स पे कोरोजन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वेरी करता है, ठीक है ना। अगर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है तो ज्यादा हो सकता है कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ना शो करे, कार्बन का परसेंटेज कम है, ठीक है, तो ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करे, तो इस तरह से वेरी करेगा, है ना, अलग अलग कंपोजिशन पे क्या कोरोजन रेजिस्टेंस होगा उस स्टील का या स्टेनलेस स्टील का, वो वेरी करेगा। उसी तरह से रोलिंग का प्रोसेस लगा रहे हैं, किसी हीट कोई सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लगा रहे हैं, ठीक है, हीटिंग कर रहे हैं, इस सब पे कोरोजन वेरी करेगा स्टेनलेस स्टील का। फॉर सफिशिएंट कोरोजन रेजिस्टेंस मिनिमम क्रोमियम कंटेंट इन सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म शुड बी ग्रेटर देन 12%, यानी कि क्रोमियम का अमाउंट 12% से ज्यादा होना चाहिए, तब हमारा जो स्टेनलेस स्टील है वो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब सफिशिएंट कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो अगर 12% से कम होगा क्रोमियम तो उसमें रस्टिंग आने की, कोरोजन होने की चांसेस रहेगी, ठीक है। सो आप देख सकते हो क्रोमियम का यहाँ कितना ज्यादा कंटेंट है, मतलब परसेंटेज है 12%, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, या इसीलिए स्टेनलेस स्टील क्या है एक एलॉय है, क्योंकि यहाँ जो क्रोमियम प्रेजेंट है वो 12% प्रेजेंट है, 12% प्रेजेंट, जो कि नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है ना, काफी हाई अमाउंट है। When chromium added to steel, it first combines with carbon and form complex chromium carbide। तो जैसे ही क्रोमियम को हम लोग ऐड करते हैं स्टील में, वो क्या होता है, ये कार्बन तो है, स्टील में कार्बन है, इस कार्बन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है और क्रोमियम कार्बाइड जो है, ठीक है, बना लेता है। क्या कर सॉरी, लेट मी इरेज दिस वन, ओहो दे आर नॉट, यस, ओके। सो ये कार्बन जैसे ही हम लोग क्रोमियम ऐड करते हैं, क्या करता है, कार्बन के साथ कॉम्बाइन करके ये रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है क्रोमियम कार्बाइड, ओके, क्रोमियम कार्बाइड बना लेता है। तो जितना ज्यादा इसमें कार्बन रहेगा उतना ज्यादा क्रोमियम से रिएक्शन होगा, जितना कम कार्बन होगा उतना कम रिएक्शन होगा, ठीक है ना, ये चीजों को आप समझ सकते हैं। एंड रिमेनिंग गोज इन सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन क्रोमियम एडेड टू स्टील फर्स्ट इज कंबाइंड विद कार्बन, कार्बन से कंबाइन करेगा वो क्रोमियम और फॉर्म करेगा कार्बन कंबाइन, और जो बच जाएगा वो सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि सॉलिड के फॉर्म में वो ऐसे ही प्रेजेंट रह जाएगा। एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है ना, जैसे अब पानी है, पानी है उसमें दूध मिला दिए, वो लिक्विड सॉल्यूशन बना हुआ है।
सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड में सॉलिड को मिलाना, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, इसको अगर मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, इंटरमिक्सिंग सॉलिड में भी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करना। तो एज ए सॉलिड सॉल्यूशन जो है हमारा क्रोमियम वो रहेगा उस स्टेनलेस स्टील में, और जितना कार्बन कंटेंट रहेगा उस हिसाब से वो क्रोमियम उससे अटैच हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्म में उसमें प्रेजेंट रहेगा। Since the chromium going with carbon is 17 times the amount of carbon, the chromium is solid solution form will be। ऑब्वियस सी बात है, क्रोमियम का परसेंटेज यहाँ 12% है, कार्बन मैक्सिमम कितना रहेगा 1%, 1.5%, 1.6%, इस तरह से रहता है कार्बन का परसेंटेज। तो वो 17 टाइम्स है ना, क्रोमियम जो है 17 टाइम्स ज्यादा कार्बन से प्रेजेंट है, तो कुछ तो क्रोमियम रह जाएगा, पहले तो कार्बन से रिएक्शन होकर क्रोमियम कार्बाइड बन जाएगा और कुछ क्रोमियम रह जाएगा, वो क्रोमियम जो है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन में रह जाएगा, और वो क्रोमियम इन सॉलिड सॉल्यूशन एक फॉर्मूला से डिटरमाइन होगा, कितना क्रोमियम जो है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन में है, वो देखिए ये फॉर्मूला से डिटरमाइन होगा। सो इक्वल टू टोटल क्रोमियम, जितना टोटल क्रोमियम है 12% माइनस 7 इंटू परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज मान लीजिए किसी स्टेनलेस स्टील में वो अगर प्रेजेंट है तो वो मान लीजिए 0.6% है, 0.8% है, उस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे क्रोमियम कितना हमारा सॉलिड सॉल्यूशन के फॉर्म में रह जाएगा वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि हाइयर द क्रोमियम is solid solution form and lesser the amount of carbides, the corrosion resistance is more। सी corrosion resistance डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कि सॉलिड सॉल्यूशन क्रोमियम का कितना फॉर्म हो रहा है और कितना क्रोमियम जो है कार्बन के साथ रिएक्शन में जा रहा है। अगर क्रोमियम हाइयर द क्रोमियम इन सॉलिड सॉल्यूशन, अगर ज्यादा क्रोमियम सॉलिड सॉल्यूशन में फॉर्म हो गया है, यानी कि कार्बन का परसेंटेज, एंड लेसर द अमाउंट ऑफ कार्बाइड्स, यानी कार्बन का परसेंटेज कम है, ठीक है, और कम कार्बाइड फॉर्म हुआ है और सॉलिड सॉल्यूशन में ज्यादा क्रोमियम एज अ सॉलिड सॉल्यूशन रह गया है, तो कोरोजन ज्यादा होगा, कोरोजन रेजिस्टेंस इज मोर। इससे हम लोग इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि कार्बन का परसेंटेज अगर ज्यादा है तो कोरोजन रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर कार्बन का परसेंटेज अगर कम है हमारा स्टेनलेस स्टील में, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टेनलेस स्टील ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करेगा। ये डायरेक्टली आप इससे एसोसिएट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, इन एडिशन टू क्रोमियम मेनी अदर एलिमेंट्स लाइक निकल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, ओके, एटसेट्रा आर एडेड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज। ओके, मीन्स यहाँ पे हमने क्रोमियम एज एन एग्जांपल देखा कि क्रोमियम इतना परसेंट रहता है, उसी तरह से अदर एलिमेंट्स भी निकल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम और अदर एलिमेंट्स भी स्मॉल मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, इसमें एलॉय है, इसीलिए इसमें लार्ज क्वांटिटी में, जैसे क्रोमियम 12% है वैसे ही 5%, 7% के प्रेजेंस में ये सारे अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आप क्रोमियम ऐड किए थे तो वो क्या हो गया था, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा था, उसी तरीके से अगर हम इस तरह ये सारे नन मेटल्स या इस अदर एलिमेंट्स को भी ऐड करें तो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील जो है अफेक्ट होगा, ठीक है, और उससे हम इम्प्रूव करके प्रॉपर्टीज जो है हमें मिलेगी स्टेनलेस स्टील की, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कास्ट आयरन जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ही डिस्कस कर दिया है, तो ये वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं ओके आगे का टॉपिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।